अच्छा, ये जो चर्चा चल रही है अमिताभ जी, और आपका तो लगातार इस पर सर्वे रहा, आप इस पर लगातार कमेंट्री कर ही रहे थे। ये अलायंस, चाहे हम चाचा भतीजे का कहें या फिर इधर ठाकरे ब्रदर्स का कहें, ये काम क्यों नहीं कर पाया? जो बात रशीद जी कह रहे हैं कि जनता है वो समझदार है, वो सब जानती है, ये अलाइनमेंट जो है वो अब काम नहीं करेगा महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। अलायंसेस का अलग अलग कारण है क्यों नहीं चला। मान लेते हैं, सबसे पहले बात करते हैं पवार परिवार की। तो पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में बीजेपी ने पवार से ये 2017 में छीनी थी ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 2024 के चुनाव में अजित पवार बीजेपी के साथ लड़े। उसमें क्या हुआ कि ज्यादातर सीटों में पुणे की और पिंपरी चिंचवड़ की भाजपा लड़ी, और एनसीपी अजित पवार सिर्फ एक, पिंपरी में एक और पुणे में मुझे लगता है 1 या 2 सीट पे ही जीती थी। तो ऑलरेडी एनसीपी अजित पवार ने पुणे और पिंपरी चिंचवड़ का जो स्पेस था इस अलायंस में आकर के सीड कर दिया था भाजपा को। अब आप जब सरकार में रहते हुए सरकार के विपक्ष में लड़ रहे हैं तो वोटर भी कंफ्यूज्ड है। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। वोटर कह रही है कि भाई साहब आप तो सरकार में हैं, तो सरकार के विपक्ष में कैसे लड़ रहे हैं? तो क्लियरली उसका बेनिफिट उनको नहीं मिला, है ना। और जब ठाकरे ब्रदर्स की बात हो रही है तो एक तो क्या मुझे लगता है कि बड़ा मिसकंसेप्शन है कि ठाकरे ब्रदर्स का या शिवसेना का वर्चस्व रहा है हमेशा बीएमसी में रहा है, लेकिन वो भाजपा के सपोर्ट से रहा है। कभी भी शिवसेना को आज तक सिंपल मेजॉरिटी अपने बलबूते पे नहीं मिली है बीएमसी में। उनका हाईएस्ट एक बार 103 सीट था, नहीं तो 75, 80, 85 सीटें उनको आती थी, 30-35 सीटें भाजपा लाती थी। अब एक नेचुरल अलायंस था, मराठी मानुस का वोट शिवसेना को और गैर मराठी समाज का वोट, एक सेक्शन ऑफ वोट मिलता था भाजपा को। अब जब अलायंस टूट गया 2014 में पहली बार, 17 में, तो आपने देखा कि शिवसेना जहां थी वहीं रही, लेकिन भाजपा आ गई 82 पे, 35 से 82 पे पहुंच गई। अब क्योंकि मराठी मानुष की पॉपुलेशन वहां पे ऑलरेडी डिक्लाइन हो रही है, 60% गैर मराठी मानुष और मुस्लिम आबादी है, और अगर आप इस तरह के बयान देंगे साउथ इंडियंस के खिलाफ, नॉर्थ इंडियंस के खिलाफ, गुजराती समाज के खिलाफ, तो ये 40% वोट आपको कैसे मिलेगा? पहली बात वो। दूसरी बात वो कि ये अर्बन चुनाव है, अर्बन पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास एस्पिरेशनल यूथ यहाँ पर रहता है। वहां पर विकास, बेरोजगारी, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इसकी बात चलती है। तो देवेंद्र फडणवीस इज मेनी फैसेट्स इनटू वन पर्सनैलिटी। वो एक जगह पे हिंदुत्व का भी एक तरह से आप कह सकते हैं उसकी भी मशाल लेके चल रहे हैं, दूसरे जगह पे एक विकास पुरुष हैं, बीएमसी को एक सीईओ की तरह मैनेज करते हैं, और स्लम्स एरिया में जो लोग रहते हैं उसमें भी बहुत काम हुआ है, बेनिफिशियरीज जो हैं, लाडली बहन हो या बाकी स्कीमों के। तो इसकी वजह से मुझे लगता है ये बीजेपी की ऐसे नंबर हमको देखने को मिले। तब तो फिर अब ये पूछना पड़ेगा हर्षवर्धन जी कि अब उद्धव ठाकरे का क्या होगा, क्योंकि आज सुबह से जब ये एनालिसिस चल रहा था तो हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी ये कह रहे थे कि कई लोगों का तो ये तक मानना है कि दोनों ठाकरे के साथ आ जाने से नुकसान हुआ है उद्धव ठाकरे का भी। और जब हम ये ब्रेकेज भी देखते हैं, ये जो 72 पे अभी दोनों भाई दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को खींचते हुए जा रहे हैं। पहले तो जो अलायंस सोच के उन्होंने किया था उसका फायदा मिला नहीं, जो वहां पे लोगों की राय है। और दूसरा ये कि अब उद्धव ठाकरे आगे करेंगे क्या? देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है कि राज ठाकरे पूरी तरह से समाप्त थे, उनमें प्राण दे दिया है उद्धव जी। और उद्धव ठाकरे को ये सोचना पड़ेगा कि अगर यही करना था तो बाला साहब की विरासत राज ठाकरे की तरफ चली जाएगी। अगर इस डर से वो उस वक्त अलग हुए तो अभी भी तो वही खतरा है। राज ठाकरे आक्रामक हैं, राज ठाकरे उत्तर भारतीयों की पिटाई ज़्यादा अच्छे से कर सकते हैं, राज ठाकरे के लोग हुड़दंगी हैं, राज ठाकरे का बेटा वो साफ ही कह देता है कि आने भी नहीं देंगे। उद्धव जी न वैसे हैं, न उनके पुत्र आदित्य वैसे हैं, बदमाशी वैसी नहीं कर पाएंगे जो गुंडागर्दी बदमाशी करनी है। तो एक तरह से आपने अगर उस वाले मतदाता समूह के भरोसे राजनीति की है तो आपने खुद ही सौंप दिया।